हम लोग स्विच गियर कंपोनेंट में हम लोग स्टडी किए फ्यूज के बारे में, आइसोलेटर के बारे में। ओके, अब हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। सर्किट ब्रेकर, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइस। पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में जो है सर्किट ब्रेकर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पूरे सिस्टम को प्रोटेक्शन का पार्ट जो है, जो बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, वो सारे इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन का वर्क जो है वो सर्किट ब्रेकर उसमें जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ सर्किट ब्रेकर एक्चुअली है क्या? सर्किट ब्रेकर दैट इज जस्ट ओनली द mechanical device or nothing. This is a mechanical device, electromechanical device actually. Okay, जैसे मैकेनिकल डिवाइस आया वैसे ही मूवमेंट आएगा उसमें, है ना। ऑफकोर्स जैसे मैकेनिकल डिवाइस में डीसी मोटर वगैरह बात करते हैं, जनरेटर बात करते हैं, तो उसमें मूवमेंट का बात करते हैं। मैकेनिकल मतलब मैकेनिक्स, चाहे वो लीनियर मोशन हो चाहे वो आपका ट्रांसलेशनल मोशन हो। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? नहीं। तो सर्किट ब्रेकर जो है वो आपका मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस है। एक स्विचिंग डिवाइस है। ओके, स्विचिंग डिवाइस है यानी कि वो सर्किट को ऑफ भी कर सकता है, ऑन भी कर सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है, कमांड भी कर सकता है, नॉर्मल कंडीशन में भी ऑपरेट हो सकता है, एब नॉर्मल कंडीशन में भी ऑपरेट हो सकता है। देन सर्किट ब्रेकर इज जस्ट द मैकेनिकल डिवाइस। एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसको हम लोग डिजाइन किए हुए हैं। ओके, जो भी कॉन्टेक्ट मेंबर है, ऑफकोर्स आप देख रहे हैं कि जो स्विच है हमारा, अगर ये स्विचिंग डिवाइस है, ओके, तो उसमें दो कॉन्टेक्ट्स तो मिनिमम होंगे ही होंगे। और इफ यू एग्री विद मी, है ना। अगर ये एक स्विचिंग डिवाइस है, स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना, देन देयर मस्ट बी टू कॉन्टेक्ट्स एट लीस्ट, मिनिमम, है ना। मिनिमम जो है दो कॉन्टेक्ट्स होंगे। ओके, अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट मेंबर हैं, जो भी कॉन्टैक्ट मेंबर हैं, ओके, हम लोग इस डिवाइस को इस तरह से डिजाइन किए हैं कि कॉन्टैक्ट मेंबर क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो ओपनिंग का क्लोजिंग का जो फिनोमेनन है इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ, ओके, ओपन होना यानी कि अगर किसी तरह का रिपेयरिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, या किसी तरह का एबनॉर्मल कंडीशंस हो गया है, तब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट मेंबर को हम लोग ओपन करते हैं। या नॉर्मल कंडीशन है, अब उसको रन करना है, देन हम लोग सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट मेंबर को क्लोज करते हैं। देन हम लोग सर्किट ब्रेकर को जिस तरह से बात की कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो मैकेनिकल डिवाइस यानी कि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होगा। जब मैकेनिकल पार्ट्स होगा तो उसमें जो मैंने बोला कि कॉन्टैक्ट मेंबर है, ओके, अब मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें आपका जो है कुछ ना कुछ मूविंग एलिमेंट होगा, ओके, या जिसमें कुछ मोशन हो सकता है। गॉट इट। हम लोग सर्किट ब्रेकर को डिजाइन किए हैं, ओके, स्विच गियर कंपोनेंट के रूप में। ओके, अब ये नॉर्मल कंडीशन हो चाहे एबनॉर्मल कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में ये इजीली और कन्वीनियंटली जो है वर्क कर सकता है। ओके, तो अगर हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करें, देन दैट इज द सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस। एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस भी है, मैनुअल भी है, मैंने पहले भी कहा है। ओके, ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट अंडर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस। किसी तरह का भी कंडीशंस हो, नॉर्मल कंडीशंस हो, एबनॉर्मल कंडीशंस हो, सर्किट को ओपन करना हो, किसी भी कंडीशंस में क्लोज करना हो, इन दैट केस ये सर्किट ब्रेकर जो है ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, एक ऐसा स्विचिंग डिवाइस। ना अब अगर हम लोग ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर का बात करें, ओके, ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर का बात करें, तो सर्किट ब्रेकर यानी कि सर्किट को ब्रेक करने वाला। सर्किट को ब्रेक करने वाला, तो सर्किट को ब्रेक करना मतलब कि सर्किट बना हुआ है तब भी तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना। और जब सर्किट बना हुआ है तो उसके थ्रू जो है आपका नॉर्मल करंट भी फ्लो कर सकता है, या रेटेड करंट भी फ्लो कर सकता है, एबनॉर्मल करंट भी फ्लो कर सकता है।
या फॉल्ट करंट फ्लो कर सकता है, किसी भी तरह का करंट फ्लो कर सकता है। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जो है क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, है ना। ओके, तो हम लोग एक ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर जो है, अगर हम उसके बारे में बात करें, देन इट मस्ट कैरी द फुल लोड करंट कंटिन्यूअसली। अगर कोई भी सर्किट ब्रेकर है हमारा, ओके, बेसिकली हम अगर सर्किट ब्रेकर का बात करें तो यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिसको एक फिक्स कॉन्टैक्ट कहते हैं मिनिमम, ओके, और दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। ओके, सर्किट का पार्ट है तो सर्किट के साथ ये सीरीज में लग रहा है ना। तो अगर ये सर्किट का पार्ट है, ओके, और सर्किट के साथ सीरीज में है, इन दैट केस जो है, इन दैट केस यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल कि ये कंटिन्यूअसली, ओके, विदाउट ओवर हीटिंग, ये फ्यूज का भी कंडीशन था, है ना, कि विदाउट ओवर हीटिंग जो है, विदाउट एनी डैमेज जो है, कंटिन्यूअसली रेटेड फुल लोड करंट को वो कैरी करने में कैपेबल होना चाहिए। ये हम लोग फ्यूज में भी बात कर रहे थे ना, नहीं कि हमारा जो है कंटिन्यूअसली जो है वो रेटेड करंट को कैरी कर सकता है। तो प्लीज जस्ट राइट इन द चैट प्लीज। ओके, तो ये रेटेड करंट को कैरी करता है, क्लियर है। तो ये एक ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर होगा। तो ओके, ये अगर कोई भी कंडीशन हो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं नो लोड कंडीशन, तो नो लोड कंडीशन में भी सर्किट को ये ओपन करे और क्लोज भी कर सकता है। ओके, अगर आपका जो है एक सर्किट ब्रेकर जो है, ओके, सर्किट ब्रेकर आपका जो है आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट को बना सकता है, ब्रेक कर सकता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट, या सर्किट ब्रेकर जो है शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट, ओके, चाहे उस फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ओके, जिस मैग्नीट्यूड तक इसको डिजाइन किया गया है एक सर्किट ब्रेकर को, ओके, एक सर्किट ब्रेकर को जो डिजाइन किया गया है, ओके, उस सर्किट ब्रेकर को जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो उस वैल्यू तक, उस वैल्यू तक, यानी ये फॉल्ट करंट के उस वैल्यू तक सर्किट ब्रेकर जो है सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है और बना भी सकता है, मेक भी कर सकता है। ओके, मैंने पहले ही बोला है, सर्किट ब्रेकर जो है मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। कैन नॉट बी मैनुअल, आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं? सर्किट ब्रेकर में भी मैनुअल और ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस, दैट डजंट मैटर। पूछ रहे हैं तो आप क्लास में सुनो भाई, मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, मैंने पहले ही बोला कि वो मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। ओके, तो मैंने ये सर्किट ब्रेकर के बारे में बात किया कि अंडर नॉर्मल कंडीशन, एब नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो है वो सर्किट ब्रेकर जो है अपने थ्रू फुल लोड करंट को कैरी कर सकता है। अब नॉर्मल कंडीशन है, चाहे वो नो लोड कंडीशन हो, उसमें भी सर्किट को ओपन कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। ओके, अगर अब नॉर्मल कंडीशन हुआ तो सर्किट ब्रेकर को जिस करंट तक उसको डिजाइन किया गया है, ओके, उस करंट तक के मैग्नीट्यूड को जो है अपने थ्रू पास करवा सकता है, और उस कंडीशन में जो है सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है और बना भी सकता है। ओके, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर। ओके, नाउ अब अगर हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में फिर से बात करें, तो जब ये करंट को कैरी कर रहा है, फुल लोड करंट को, फॉल्ट करंट को, नॉर्मल कंडीशन हो, अब नॉर्मल कंडीशन हो, सर्किट को ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो हम लोग सर्किट ब्रेकर को बोल सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर इज डिफाइंड एज द करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। गॉट इट? हम लोग करंट इंटरप्टिंग डिवाइस भी इसको बोल सकते हैं। तो करंट इंटरप्टिंग डिवाइस विच वर्क्स अंडर ऑल कंडीशंस, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ये करंट को इंटरप्ट करने के लिए कैपेबल हो, कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो आपका नो लोड कंडीशन हो, चाहे फुल लोड कंडीशन हो, चाहे ओवरलोड कंडीशन हो, चाहे शॉर्ट सर्किट कंडीशन, किसी भी कंडीशन में जो है सर्किट ब्रेकर जो है, ओके, करंट को इंटरप्ट कर सकता है ना, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में करंट को इंटरप्ट कर सकता है, तो हम इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर इज द करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। करंट इंटरप्टिंग डिवाइस, ओके, which works under any given conditions,
ओके, वो गिवन कंडीशन सबका नो लोड, फुल लोड, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, कोई भी कंडीशन हो। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री, है ना? ना, तो ये सर्किट ब्रेकर का इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोगों ने बात किया यहाँ पे। ओके, अब सर्किट ब्रेकर के बारे में अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सर्किट ब्रेकर में बात करें, देन सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्टैक्ट्स ऑफ करंट कैरिंग इलेक्ट्रोड्स। ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट है, हम लोग कॉन्टैक्ट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, है ना? ओके, ये दो इलेक्ट्रोड, ओके, एक फिक्स कॉन्टैक्ट और दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट जो मूव कर रहा है, ये फिक्स है। ओके, ये अंडर नॉर्मल कंडीशन में जो है ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जो है क्लोज पोजीशन पे होगा। अब नॉर्मल कंडीशन में जो है ये दोनों कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो जाएगा। तो मैंने बोला कि इसमें एक फिक्स कॉन्टैक्ट है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट है। ओके, तो फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, ओके, जब ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज है ना, क्लोज कंडीशन में हो, तो सबसे पहले ये बात करते हैं ये दोनों कॉन्टैक्ट है का, है ना? सर्किट ब्रेकर में जो है हमने बात किया कि ये दोनों कॉन्टैक्ट है, दो कॉन्टैक्ट होते हैं मिनिमम, दो कॉन्टैक्ट है, जिसमें पहले कॉन्टैक्ट को मैंने बताया कि ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, दूसरे कॉन्टैक्ट को मैंने बताया कि एक मूविंग कॉन्टैक्ट। ओके, ये दोनों कॉन्टैक्ट एक्चुअली जो है करंट कैरिंग इलेक्ट्रोड्स है। ओके, अब ये करंट कैरिंग इलेक्ट्रोड्स है, तो ये दोनों कॉन्टैक्ट जो है एक इंसुलेटिंग चैम्बर में प्लेस किया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे एक चैम्बर है, ओके, इसी चैम्बर के अंदर जो है सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट रखा हुआ है। ओके, एक क्लोज्ड चैम्बर है, क्लोज, बंद है। ओके, एक क्लोज्ड चैम्बर है। ओके, वो क्लोज चैम्बर के अंदर में जो है कुछ इंसुलेटिंग फ्लूइड है। ओके, कुछ कहने में लोग तो एक टाइप का इंसुलेटिंग फ्लूइड रखा हुआ है, और उसी इंसुलेटिंग फ्लूइड में जो है आपका सर्किट ब्रेकर का दोनों कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पे इंसुलेटिंग फ्लूइड यानी कि हम लोग यहाँ पे जो जिस क्लोज चैम्बर में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को और मूविंग कॉन्टैक्ट को प्लेस किए हुए हैं, तो वो क्लोज चैम्बर में एक्चुअली कुछ नहीं है, उस क्लोज चैम्बर में जो है इंसुलेटिंग फ्लूइड है, और उसी इंसुलेटिंग फ्लूइड में जो है आपका दोनों कॉन्टैक्ट सबमर्ज है, डूबा हुआ है या रखा हुआ है। गॉट इट? तो यहाँ पे इंसुलेटिंग फ्लूइड, फ्लूइड मतलब क्या? गैस, लिक्विड नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो इंसुलेटिंग फ्लूइड हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली वो एयर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया कि फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कोई भी सर्किट ब्रेकर का, कि उसके पास मिनिमम दो कॉन्टैक्ट होंगे, और वो दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो रखा होगा कहाँ? एक क्लोज चैम्बर में, और वो क्लोज चैम्बर में क्या होगा? अंदर में इंसुलेटिंग फ्लूइड होगा। ओके, नॉट फ्लूइड, फ्लड नहीं, फ्लूइड, फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड, फ्लूइड। ओके, FLUID। अब अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस या नॉर्मल कंडीशंस, अगर नॉर्मल कंडीशंस हुआ तो ये दोनों कॉन्टैक्ट, नॉर्मल कंडीशन यानी कि किसी तरह का शॉर्ट सर्किट नहीं, किसी तरह का ओवरलोड कंडीशन नहीं, है ना? तो नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज पोजीशन में, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज पोजीशन में, और जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन हुआ, ओके, एबनॉर्मल कंडीशन वो इंसुलेटिंग मींस बता रहे हैं, डोंट वरी, ओके, सारा चीज बता रहे हैं। इंसुलेटिंग मतलब नहीं सुन, इंसुलेटिंग फ्लूइड मतलब नहीं समझा रहा भाई, एयर है, गैस है, वो सारा इंसुलेटिंग फ्लूइड है ना, ऑयल है, मैंने बताया था इंसुलेटिंग फ्लूइड लाइक द एयर, गैस, ऑयल, कुछ भी हो सकता है, दैट इज द इंसुलेटिंग फ्लूइड। डोंट वरी, इसे हम लोग पूरा डिटेल अभी करेंगे, है ना? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है ये दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज पोजीशन में होगा, लेकिन जैसे अब नॉर्मल कंडीशन हुआ तो मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो मूव करने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, मूविंग कॉन्टैक्ट मूव अवे फ्रॉम द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, यानी कि जो फिक्स कॉन्टैक्ट है
इससे ये मूविंग कॉन्टैक्ट दूर जाने का कोशिश करता है ना। क्यों? सो दैट ये दोनों कॉन्टैक्ट जब तक क्लोज है तब तक सर्किट क्लोज है। जैसे कॉन्टैक्ट हटा यानी कि सर्किट वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सर्किट क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया, है ना। सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो हम लोग सर्किट को ओपन करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए अंडर एनी एबनॉर्मल कंडीशन अगर सर्किट को ब्रेक करना होता है तो ऑटोमेटिकली जो है मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर जाता है। और उसी दूर जाने के क्रम में इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक आर्क बनता है। दिस इज द आर्क। मूविंग कॉन्टैक्ट क्यों मूव हुआ? मूविंग कॉन्टैक्ट इसलिए मूव हुआ कि जैसे एबनॉर्मल कंडीशंस हुआ, जैसे एबनॉर्मल कंडीशंस आता है वैसे ही जो है सर्किट को ब्रेक करना जरूरी है, सर्किट को इंटरप्ट करना जरूरी है। ओके, सर्किट को ओपन करना जरूरी है। और सर्किट को ओपन होने के लिए जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उसको फिक्स कॉन्टैक्ट से क्या करना होगा, दूर जाना होगा। गॉट इट? तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में, दैट इज द आर्क। जैसे ही दूर जाता है तो उनके बीच में सर्किट टूटने की बजाय जो है वहां पे पहले एक आर्क बन जाता है। गॉट इट? अब हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे आर्क का फॉर्मेशन होता है, डोंट वरी। तो यहाँ पे एक आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में ओके अगर कोई भी फॉल्ट, इफ एनी फॉल्ट आकर, मान लेते हैं ओके, इफ एनी फॉल्ट आकर एट द पॉइंट ए, ओके अगर पॉइंट ए पे जो है फॉल्ट हो रहा है तो फॉल्ट होने के बाद क्या फंक्शन होता होगा? फॉल्ट होने के बाद जो है सारे लोगों का क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, डोंट वरी। हम तो शुरू किए नहीं कि क्वेश्चन काटना शुरू कर दिया, इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर और नथिंग। ओके नाउ मैंने क्या कहा कि पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में अगर कहीं भी फॉल्ट हो रहा है, इफ एनी फॉल्ट अकर, मान लेते हैं सपोज एट द पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए पे जो फॉल्ट हो रहा है देन सबसे पहले क्या वर्क करेगा? सबसे पहले वहां पे रिले वर्क करेगा, है ना। रिले वर्क करेगा और रिले क्या करेगा, उस फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा। फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, एक सिग्नल, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक कमांड भेजेगा किसको, सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजेगा और जैसे ही सर्किट ब्रेकर जो है उस ट्रिप कमांड को या सिग्नल को अचीव करेगा वैसे ही सर्किट ब्रेकर जो है स्टार्ट करेगा क्या, स्टार्ट द फंक्शन टू आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क। जो भी आपका फॉल्टी पार्ट हुआ इस फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट करना चाहेगा और उसी को आइसोलेट करने के लिए सर्किट ब्रेकर में जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करना शुरू करता है। जैसे ही मूव करना शुरू करता है तो मूव करने के लिए मूव क्यों कर रहा है, सर्किट को ब्रेक करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए। बट वहां पे एक अनदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, दैट इज द आर्क। यानी कि देयर इज एन आर्क, there is a formation of an arc between two contacts। कौन सा कॉन्टैक्ट, fixed contact and moving contact of the circuit breaker। क्लियर? तो हम लोग इसके बारे में आगे फिर से बात करेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन आया कि इंसुलेटिंग फ्लूइड क्या है। क्लियर? यहाँ तक जो भी इंट्रोडक्शन हम लोग बात की है ना, ये सारा इंट्रोडक्शन। ये एक प्रॉब्लम है ना कि जैसे ही आर्क आ गया तो आर्क आ गया तब हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि इंसुलेटिंग फ्लूइड है क्या। गॉट इट? इंसुलेटिंग फ्लूइड है क्या, और वहां पे जैसे जो आर्क बना उस आर्क को भी अब क्या करना होगा, इंटरप्ट करना होगा। आर्क को इंटरप्ट करना होगा, आर्क को एक्सटिंग्विश करना होगा, आर्क को क्वेंच करना होगा। QUENCH, एक्सटिंक्ट EXTINCT, इंटरप्ट INTERRUPT, इंटरप्ट, है ना, इंटरप्ट करना होगा। तो ये प्रॉब्लम हो गया।
तो हम लोग आगे देखेंगे इस कैसे आर्क का फॉर्मेशन होता है, हम लोग कैसे आर्क को जो है हम लोग इंटरप्ट करते हैं, है ना। आर्क को कैसे फॉर्म हो रहा है और आर्क कैसे हम लोग एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, क्वेंच कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, वो भी देखेंगे। ओके, व्हाट आर द मेथड्स टू इंटरप्ट द आर्क which is formed between the fixed and moving contact of the circuit breaker. Okay, now तो अभी हम लोग ने फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने बात किया कि सर्किट ब्रेकर के पास दो कॉन्टैक्ट है। ओके, दोनों कॉन्टैक्ट का नाम क्या है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। और वो दोनों कॉन्टैक्ट जो है कहाँ रखा हुआ है, एक क्लोज्ड चैम्बर में रखा हुआ है। वो क्लोज चैम्बर में ऑलरेडी क्या था, इंसुलेटिंग फ्लूइड था। उसी इंसुलेटिंग फ्लूइड में क्या डूबा हुआ रखा हुआ है, ओके, फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, दैट इज द करंट कैरिंग इलेक्ट्रोड। गॉट इट। तो यहाँ पे इंसुलेटिंग फ्लूइड है क्या, है ना। इंसुलेटिंग फ्लूइड है क्या, तो सिंपल इंसुलेटिंग फ्लूइड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है, गॉट इट। ये एक ऐसा फ्लूइड है विच इज प्लेस्ड inside the closed chamber or insulating chamber, okay, जो सुटेबल होगा एक आर्क को एक्सटिंक्ट करने के लिए। सर्किट ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टैक्ट मूव किया, तो मूव करने का जो आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, उस आर्क को इंटरप्ट करने के लिए, उस आर्क को एक्सटिंक्ट करने के लिए, ओके, उस आर्क को डाई आउट करने के लिए हम लोग जिस इंसुलेटिंग मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, जिस फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटिंग फ्लूइड। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोग इंसुलेटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे आर्क को एक्सटिंक्ट करने के लिए, है ना, जो भी हम लोग इंसुलेटिंग फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं आर्क को इंटरप्ट करने के लिए, वो इंसुलेटिंग फ्लूइड कैसा होगा। हमारे पास तो बहुत सारे फ्लूइड हैं भाई, एयर है, कंप्रेस्ड एयर है, वैक्यूम है, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, ऑयल है। ओके, वेट कीजिए गुलशन, मैंने जब बोल रहा हूँ कि आर्क कैसे फॉर्म करेगा वो मैं आगे बताऊँ, तो ये लिखने का क्या जरूरत है, आर्क कब ज्यादा और कब कम होगा। ज्यादा कम क्या होता है, आर्क बनेगा और क्या। तो वेट करो, एक बार सिलसिलेवार ढंग से तो आ ही देवे, तो बीच में कहाँ दिमाग जा रहा है। वेट, जस्ट वेट। ओके, नो, तो मैंने क्या कहा, इंसुलेटिंग फ्लूइड, है ना। इंसुलेटिंग फ्लूइड कैसा होगा, इंसुलेटिंग फ्लूइड कैसा होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर का रेटिंग क्या है। सर्किट ब्रेकर का रेटिंग क्या है, सर्किट ब्रेकर का साइज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा इंसुलेटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं। ओके, यानी कि जो हम लोग इंसुलेटिंग फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस पर्पज से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पर्पज हमारा ये था कि जो आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है उस आर्क को हम लोग क्या कर सके, इंटरप्ट कर सके, तभी तो सर्किट हमारा ब्रेक होगा ना। नहीं, तभी तो सर्किट ब्रेक होगा और हम लोग सर्किट को ब्रेक करने में कामयाब होंगे। तो जितना अच्छा इंसुलेटिंग फ्लूइड होगा, ओके, उतना अच्छा, हम लोग अच्छा करने का सेंस ये है कि जो इंसुलेटिंग फ्लूइड जो है जितना फास्ट आर्क को इंटरप्ट कर दे वो इंसुलेटिंग फ्लूइड अच्छा होगा। नहीं, जो इंसुलेटिंग फ्लूइड जो है तुरंत आर्क को एक्सटिंक्ट कर दे, खत्म कर दे, वो इंसुलेटिंग फ्लूइड हमारा अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पे इंसुलेटिंग फ्लूइड जो हम लोग आर्क को खत्म करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए, ओके, क्वेंच करने के लिए, एक्सटिंक्ट करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं, वो मोस्ट कॉमनली यूज जो इंसुलेटिंग फ्लूइड है वो हम लोग डिफरेंट यूटिलाइज करते हैं। और उसी इंसुलेटिंग फ्लूइड के यूज करने के कारण जो है हम लोग डिफरेंट सर्किट ब्रेकर का नॉमेनक्लेचर भी करते हैं। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल एयर यूज करें एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉट इट, देन दैट इज द एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। यानी कि एयर हम लोग यूटिलाइज करें तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होगा, एयर सर्किट ब्रेकर होगा। ओके, उसी में कंप्रेस्ड एयर वगैरह इस्तेमाल करेंगे, कंप्रेस्ड एयर यानी कि एयर को कंप्रेस करके यूटिलाइज करते हैं, then that is called compressed air circuit breaker। got it? compressed air circuit breaker यानी कि हमारा जो है वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो सकता है।
तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंसुलेटिंग फ्लूइड हम लोग सर्किट ब्रेकर को कैटेगराइज भी करते हैं। अगर हम लोग एयर यूटिलाइज करें तो एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर ही हमारा फिर कैटेगराइज होगा कि हम लोग कैसा एयर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एक्सियल सर्किट ब्रेकर, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ओके, बहुत सारा हम लोग बात करेंगे, है ना, इन डिटेल। ओके, तीसरा क्या हो गया, ऑयल। अगर हम लोग ऑयल इस्तेमाल करेंगे इंसुलेटिंग फ्लूइड के रूप में, तो हम लोग जो सर्किट ब्रेकर का नोमेनक्लेचर होगा दैट इज द ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में बहुत सारे टाइप होंगे, मिनिमम ऑयल, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओके, फिर हमारा वैक्यूम होता है, अल्ट्रा हाई वैक्यूम। ओके, वैक्यूम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, यानी कि हम लोग वैक्यूम यानी कि इंटरनली जो है सारे गैस को क्या कर लिए, इवैक्यूएट कर लिए, है ना, बाहर निकाल लिए, यानी कि अंदर कुछ भी नहीं रहा। देन वैक्यूम में भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उस वैक्यूम में हम लोग कॉन्टेक्ट्स को प्लेस करते हैं, तब हमारा जो कहलाता है दैट इज द वीसीबी। ओके, दैट इज द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ओके, इसके साथ साथ जो हम लोग गैस इस्तेमाल करते हैं दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस। इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस यानी कि SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो SF6 सर्किट ब्रेकर से नाम होगा उसका। तो हम लोग जितने सारे मैंने आपको बताया ये सारा टाइप जो हम इंसुलेटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं सर्किट ब्रेकर में, क्यों, जस्ट टू इंटरप्ट और एक्सटेंड द आर्क, जो सर्किट को ब्रेक करने में वो फॉर्म कर रहा है। गॉट इट। सर्किट को जब हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों जो करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स है, ओके, उन दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो आर्क फॉर्म कर रहा है, उसी आर्क को इजीली इंटरप्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंट इंसुलेटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जिस इंसुलेटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट टू इंटरप्ट और एक्सटेंड द आर्क, ओके, तो वो इंसुलेटिंग फ्लूइड का एक्चुअली में जो क्लोज चैम्बर में रखा हुआ है सर्किट ब्रेकर के क्लोज चैम्बर में, उसका प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, तो डेट कि आर्क हमारा इजीली फॉर्म हो जाए। तो आपको पता है कि आर्क है क्या, देन आर्क इज जस्ट ओनली द कॉलम ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है ना भाई, है ना, जो उसके बीच में पार्टिकल्स होगा, चाहे वो एयर का पार्टिकल्स हो, चाहे ऑयल का पार्टिकल्स हो, चाहे गैस का पार्टिकल्स हो, ओके, कुछ भी हो, तो उसके बीच में जो ही पार्टिकल्स है वो आयोनाइज हो जाता है। तो वो आयोनाइज हो जाता है, तो उसी आर्क को सप्रेस करना है, उसी आर्क को रिमूव करना है, उसी आर्क को क्वेंच करना है, एक्सटेंड करना है, इंटरप्ट करना है, और उसी के लिए हम वहाँ पे इंसुलेटिंग फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस इंसुलेटिंग फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट, कि इंसुलेटिंग फ्लूइड हमारा कैसा होना चाहिए सो डेट कि आर्क अच्छे से इंटरप्ट हो जाए, यानी कि वो जो गैसियस या आयंस का कॉलम है वो आराम से इजीली वहां से रिमूव हो जाए, हट जाए। अगर आयन रिमूव हो जाएगा, ओके, तो आर्क बनेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले उस इंसुलेटिंग फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, तो इंसुलेटिंग फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले उसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, dielectric strength, all of you know, dielectric strength is measured in terms of volt per meter or volt, got it। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी फ्लूइड का, किसी भी इंसुलेटिंग फ्लूइड का वो वोल्टेज है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, जिस वैल्यू पे जाके वो अपने कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है और कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है, यानी कि दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द इंसुलेटिंग फ्लूइड, नहीं, जहां पे उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, गॉट इट। वो वर्क करना था उसको इंसुलेटर की तरह, ओके, इंसुलेटर की तरह, यानी कि अपने थ्रू आयन को फ्लो ना होने दे, ओके। तो यानी कि यहाँ पे जिस इंसुलेटिंग फ्लूइड में कॉन्टैक्ट को रखे हुए हैं, सपोज इसमें ये क्लोज चैम्बर है, ओके, इस क्लोज चैम्बर में दो कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं, तो ये अगर क्लोज पोजीशन में है, मान ली यही ऑयल है ना,
इसके अंदर में दो कॉन्टेक्ट है, तो जैसे ही ऑयल अलग होगा तो उसके बीच में ऑयल आएगा, कॉन्टेक्ट अलग होगा तो जैसे ही दोनों कॉन्टेक्ट जब तक क्लोज है तब तक ठीक है ना, वो कंडक्टिंग है, इधर से एक तार इधर से एक तार कनेक्ट किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही दोनों कॉन्टेक्ट अलग होगा तो उसके बीच में ऑयल आएगा ना, या नहीं आएगा? आएगा, है ना। अब अगर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑयल का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट वो ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा तो क्या अपने अपने थ्रू जो है इंसुलेटिंग फ्लूइड मतलब व्हाट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब व्हाट, वो अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को उस वोल्टेज तक मेंटेन करके रखेगा। गॉट इट। तो जब वो मेंटेन करके रखेगा तो उस वोल्टेज तक तो वो आयन को फॉर्म नहीं होने देगा। जिस वोल्टेज तक जितना उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जितना उसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, ओके, वहां तक तो वो आयन को फॉर्म होने नहीं देगा। ओके, ये अगर फॉर्म भी हुआ तो उसको जो मूव करने नहीं देगा, यानी कि उस इंसुलेटिंग फ्लूइड का हम लोग जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? मोर होना चाहिए, है ना। जितना ज्यादा आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा यानी कि वो उतना ज्यादा वोल्टेज, उतना ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट पे जो है वो अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लॉस करेगा, तभी उसका जो है आयंस ओके या उसमें जो पर्यंस है पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स आयोनाइज हो पाएगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? नहीं? एग्री, थैंक यू। ना अब सोचो कि जब वहां पे आयंस फ्लो कर रहा है तो आयंस के बीच में कॉलिजन होगा, कॉलिजन हुआ तो वहां पे टेम्परेचर भी राइज करेगा, नहीं भाई? हाँ, तो वहां पे टेम्परेचर राइज करेगा तो वहां पे वो थर्मली स्टेबल होना चाहिए, यानी कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का, इंसुलेटिंग फ्लूइड का ये भी प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो थर्मली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। थर्मली स्टेबल होना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, है ना। ये समझ नहीं आया क्या भाई? थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल करने का सर मतलब क्या? क्या थर्मली स्टेबल नहीं सर, अभी वो अब ये समझ डाइलेक्ट्रिक। नहीं आया को आप लिखो थर्मली स्टेबल समझ नहीं है। ओके, थर्मली स्टेबल यानी कि थर्म मतलब टेम्परेचर, यानी कि अगर आप टेम्परेचर ये बढ़ समझ भी में नहीं है डाइलेक्ट्रिक जो। क्या बोल रहे सर पीछे वाला बताना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ब्रेकडाउन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, वो चीज समझ में नहीं है क्या? थोड़ा। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए फ्लूइड का, बीच में जो फ्लूइड है, सो दैट, हाँ, क्या सो बोल दैट रहे वो जो आर्किंग, तो वही सर वो चीज क्लियर नहीं हुआ थोड़ा, हैं? आज थोड़ा सा क्लियर होगा, बता। डोंट वरी, हम तो जब आर्क भी बनाएंगे तब क्लियर होगा। जैसे आर्क हम लोग बनाएंगे कि कैसे आर्क फॉर्मेशन करता है तब क्लियर होगा। गॉट इट। कैसे आर्क इनिशिएट होता है, कैसे आर्क फॉर्म हुआ था, वहां पे इसको डिटेल करेंगे। बस आ ही रहे हम थोड़ा देर में। सर सर वो आर्क थोड़ा सा है कि वो आर्क उस फ्लूइड के कारण ही फॉर्म कर रहा है सबसे ना, पहले बीच में मैंने जो कहा फ्लूइड है। क्या है भाई, मैंने ये कहा कि जब आर्क फॉर्म करेगा कैसे फॉर्म करे, जब मैं ये बताऊंगा तो ये पूछने का क्या मतलब है कि वो कैसे, मतलब आर्क फ्लूइड के कारण बन रहा है या आपके कारण बन रहा है या मेरे मेरे कारण बन रहा है, ये पूछने का मतलब क्या है आंसर यहाँ पे? मैं जब बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आर्क जब फॉर्म करेगा, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा तो उसको मैं बताऊंगा, तो ये पूछने का क्या मतलब बनता है? मैंने एक बार बोला कि आर्क कैसे बनेगा ये मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बोला है क्या? हम्म, मैंने ये नहीं बोला ना भाई कि आर्क कैसे नहीं फॉर्म, तो आप आर्क को ही नहीं बता सर, रहे हो, तो फिर क्यों बीच में क्वेश्चन दाग रहे हैं? अरे तो मेरा सर टॉपिक हमको इंट्रोडक्शन सर एक ही हमको नहीं हुआ है, तो प्लीज नो मोर डिस्कशन। अगर आपको लगता है कि अभी तक के पॉइंट में कुछ पूछना है देन प्लीज टेल मी। जिसको मैंने बोला कि आगे बताऊंगा तो मैं आगे बताऊंगा। अब तब तक अगर लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ देन प्लीज आप वेलकम हो उस क्वेश्चन को लेकर। ओके, आपका स्वागत। हमको समझ गॉट में इट। नहीं आया कि जो फ्लूइड का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होना चाहिए। मैंने अभी क्या बताया?
जब आर्क का फॉर्मेशन होगा तो आर्क का फॉर्मेशन हुआ तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होना चाहिए? आप बताओ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या? तो पहले आप ही बताओ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या, तब हम आगे बढ़ेंगे। बताओ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या? डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस वोल्टेज पे बनता है उसमें, तो मतलब क्या कंडक्टिंग जब हो जाएगा वो। अरे मैंने यही बोला है, क्या मैंने यही बोला भाई? आप लोग हो ना यहाँ पे, मैंने यही बोला है क्या? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मैंने डिफाइन नहीं किया हूँ। मैंने डिफाइन किया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। मैं 3 बार 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। जस्ट टेल मी एनी अदर स्टूडेंट, जस्ट राइट इन द चैट। सर आपने तो नहीं बताया था। क्या बोलना चाहते बोलो। सर जिस वोल्टेज पे वो कंडक्टिंग हो जाएगा उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्या कंडक्टिंग हो जाता है? क्यों कंडक्टिंग हो जाता है? वो जब उसे क्या क्या सर इंसुलेटिंग पहले है तो बाद में कंडक्टिंग। कंडक्टिंग क्या हो जाएगा? जो फ्लूइड है वही कंडक्टिंग हो जाएगा, पहले इंसुलेटिंग था तो बाद में कंडक्टिंग हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? जिस वोल्टेज पे, जिस पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है, वहां पे पार्टिकल्स जो है आयोनाइज होना शुरू हो जाए या अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लॉस कर दे या कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को गेन कर ले, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर ये है, यस। ओके, तो आगे मैंने बोला कि आर्क जो है, आर्क फॉर्म कर रहा है। आर्क फॉर्म कर रहा है मतलब वहां पे क्या फॉर्म कर रहा है? आयन। तो ये आर्क आयन कहाँ फॉर्म कर यस। रहा है? आयन कहाँ फॉर्म कर रहा है भाई? आयन कहाँ फॉर्म कर रहा है? इंसुलेटिंग फ्लूइड में दोनों। ना। इंसुलेटिंग फ्लूइड में फॉर्म करेगा ना आयन। बोलिए यस मुझे, सर। बोलो, डिस्कशन करना, बोलो। इंसुलेटिंग फ्लूइड में बनेगा ना। यस सर। तो इंसुलेटिंग फ्लूइड में जब बनेगा तो इंसुलेटिंग फ्लूइड का यस डाइलेक्ट्रिक। सर, वही ना दोनों के। अरे यार, या तो आप बोलो या तो फिर मैं बोलूंगा, ठीक है? जब मैं बोलता हूँ बोलेंगे तो उसमें बोलते नहीं है, और जब मैं बोलता हूँ तो उसके साथ में बोलने चले जाते हैं। यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले आप आयंस का आर का फॉर्मेशन ही देखो। बीच में इंटरप्ट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। जैसे मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग थोड़ी पढ़ाऊंगा भाई मैं। तो मुझे स्टूडेंट को गुस्सा होने नहीं आता है। आपका क्वेश्चन जायज है। अगर मैं ये ना बोलता कि मैं आर्क आगे नहीं बताऊंगा, अगर मैं ये ना बोलता कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आर्क से कोरिलेट कैसे करूं, ठीक है, फिर भी बीच में क्वेश्चन आगे जा रहे हैं, वो भी बोलकर चैट में लिखो, उसके बाद भी वही बोले जा रहे हैं। और चैट में बहुत सारे लोगों ने जवाब भी लिख दिया है वही। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलो तो पहले देखो आर्क का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये दो कॉन्टेक्ट है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग फ्लूइड को छोड़कर हम लोग आ रहे हैं मेथड ऑफ या आर्क फॉर्मेशन पे आ रहे हैं। ओके, हाउ एन आर्क इज इनिशिएटेड इन द सर्किट ब्रेकर, हाउ एन आर्क इज फॉर्म्ड इन द सर्किट ब्रेकर, हाउ आर्क इज मेंटेन्ड, यानी कि आर्क भी मेंटेन कैसे है हमारा। ओके, मेथड ऑफ आर्क फॉर्मेशन, किस तरह से आर्क फॉर्म कर रहा है, उसका मेथड, उसका प्रोसेस एक्चुअली। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस टू फॉर्म द आर्क इन द सर्किट ब्रेकर। गॉट इट। अब मैंने क्या बोला कि सर्किट ब्रेकर के पास दो कॉन्टेक्ट हैं। दोनों कॉन्टेक्ट कहाँ रखा हुआ है? एक क्लोज चैम्बर में रखा हुआ है। तो उस क्लोज चैम्बर में पहले से क्या है? इंसुलेटिंग फ्लूइड है। यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों कॉन्टेक्ट है वो इंसुलेटिंग फ्लूइड में रखा हुआ है। ओके, अब
मान लेते हैं एक फीडर लाइन है या ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे एक फॉल्ट होगा। ओके, तो जो इसके थ्रू पहले करंट फ्लो कर रहा था, नॉर्मल करंट, अब कौन सा करंट फ्लो करेगा? अब नॉर्मल करंट नहीं भाई, अब नॉर्मल करंट है ना। अब यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द गिवन नॉर्मल रेटेड करंट। तो हम लोग को अब ये सर्किट ब्रेकर का फंक्शन क्या है एक्चुअली? जस्ट टू आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन। ओके, तो सबसे पहले उस फॉल्ट को रिले जो है डिटेक्ट करेगा। रिले फॉल्ट को डिटेक्ट करने के बाद वो एक कमांड भेजेगा, उसके साथ जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, उसके निकट में जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है जहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ओके, उसके निकट में जो भी सर्किट ब्रेकर लगा उसको एक कमांड भेजेगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेगा। अब सर्किट ब्रेकर का फंक्शन स्टार्ट होगा। तो सर्किट ब्रेकर का फंक्शन क्या स्टार्ट होगा कि वो क्या करेगा, जैसे फॉल्ट हुआ वैसे जो है ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट है ये मूव करेगा मूव अवे फ्रॉम द फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, just to isolate the faulty part, just to isolate the faulty section। ओके, तो उस फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करने के लिए ये मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करेगा। ओके, अब जब वो मूव कर रहा है तब वहां पे आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे सोचो, ये कॉन्टेक्ट, ये फिक्स कॉन्टेक्ट और ये मूविंग कॉन्टेक्ट जैसे ही मूव करने को हुआ, ओके, इनिशियली जब इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा था तो ये दोनों का जो कांटेक्ट सरफेस है या जंक्शन पॉइंट है वहां पे वोल्टेज कितना होगा? एनीवन टेल मी, उस पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा? उस पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा? कोई वोल्टेज हो सकता है, या हाई होगा या लो होगा? जीरो होगा। वेरी गुड, हाई होगा, लो होगा। ओके, मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क में कहा था, ओके, कि वोल्टेज एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। वोल्टेज इज नथिंग, इट इज जस्ट ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। वोल्टेज हम लोग जब भी मेजर करते हैं ना तो दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। ओके, जब एक ही पॉइंट का वोल्टेज पता करना है तो वहां पे पोटेंशियल हो सकता है, वोल्टेज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता उस पॉइंट। गॉट इट? तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है। हाँ, अर्थ के रिस्पेक्ट में भी वोल्टेज वहां पे होगा, क्योंकि अर्थ का हम लोग पोटेंशियल जीरो माने तो वहां पे कुछ वोल्टेज होगा तो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही आपका वोल्टेज में बदल जाएगा। अब सोचिए वहां पे कंटिन्यूअस करंट फ्लो कर रहा है। ओके, कंटिन्यूअस करंट फ्लो कर रहा है, तो जैसे ये कॉन्टेक्ट मूव किया यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है ये क्या होगा? स्पेस आएगा। वह स्पेस जो जैसे हमने क्या कहा कि जैसे आर्क इनिशिएट हुआ फॉर्म करना, ओके, तो यहाँ पे जैसे ये कॉन्टेक्ट देखो, ये दोनों कॉन्टेक्ट है, ओके, कॉन्टेक्ट क्लोज है। अब ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट है ये, है ना, तो ये मूव करने को होगा, तो मूव करने को होगा तो उस समय उसके क्रॉस वोल्टेज तो बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ पे वेरी वेरी लेस डिस्टेंस जो दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में है, ओके, उसके चलते जो है आप सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो ये जो चेंज इन डिस्टेंस है वो बहुत 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 कम होने के कारण इसका वैल्यू क्या होगा? वेरी हाई होगा। नहीं, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगा। तो जैसे ही सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट सेपरेट होगा, ओके, तो अब वहां पे उसके बीच में जो भी पार्टिकल्स हैं, ओके, ऑफकोर्स यहाँ पे जब दो इलेक्ट्रोड्स है तो एक एनोड एक कैथोड का काम करेगा, नहीं, एक एनोड एक कैथोड का काम करेगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा फ्रॉम द कैथोड। तो फ्रॉम द कैथोड जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण जो है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो इससे निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से निकलेगा तो कैथोड से निकलेगा तो दूसरे एटम्स को, ओके, दूसरे एटम्स को जो भी वहां पे पार्टिकल्स है, जो भी इंसुलेटिंग फ्लूइड वहां पे होगा, चाहे वो एयर हो, वैक्यूम हो, ऑयल हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस हो, उसको नॉकआउट करेगा। नॉकआउट करेगा यानी कि वहां पे क्या करेगा? डिसलॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को। ओके, वहां पे इलेक्ट्रॉन को डिसलॉस करेगा यानी कि वहां पे उसको जो है आयंस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा।
तो आयंस का जो यहाँ पे फॉर्मेशन करना शुरू कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, गॉट इट, बहुत ज्यादा हाई है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज आल्सो मेजर्ड इन वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो मेजर्ड इन वोल्ट पर मीटर। अब अगर इंसुलेटिंग फ्लूइड का वैल्यू जो होता, ओके, इंसुलेटिंग फ्लूइड के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई होता, ओके, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू जो है वो ज्यादा हो, तो क्या वहां पे आयन का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। ये क्या सिंबल दे रहे हैं? सिंबल समझ नहीं आ रहा धीरे। ओके, नहीं होगा सिंपल, क्योंकि वहां पे वो अभी तक अपने जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अचीव नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रेट से कम है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो यहाँ पे इंक्रीज किया सडनली, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू से जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है? कम है। तब यहाँ पे कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, अगर वही इंसुलेटिंग फ्लूइड से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा यानी कि वेलोसिटी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वो दूसरे एटम को नॉक आउट करके जो है वो उसको आयंस में परिवर्तन कर देगा, आयंस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे जो है ये मूव करते जा रहा है, तो इसके बीच में जो है आयंस का जो है एक कॉलम बनते जाएगा, एंड दैट इज द आर्क, दैट इज द आर्क। ओके, यहाँ पे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो है, ओके, एट द स्टार्टिंग वेरी स्मॉल कॉन्टैक्ट गैप अकर, at the time of starting very small contact gap occur between these two contact, fixed and moving contact। ओके, तो बहुत कम स्मॉल गैप होने के कारण जो है उसके चलते वहां पे वेरी हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेटअप हो जा रहा है। देन हम लोग बोल सकते हैं उसी के कारण जो है आपका आर्क का इनिशिएशन हुआ, बोल सकते हैं भाई, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं initiation of arc, okay, that is just only due to the very high potential difference, potential gradient between these two electrons, वही कॉज बना ना, यानी कि आर्क इनिशिएट किसके कारण हुआ, ये ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। आर्क इनिशिएट हुआ जस्ट ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के वैल्यू बहुत ज्यादा होने के कारण जो है वहां पे आयंस का फॉर्मेशन हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल कॉन्टैक्ट गैप, गॉट इट। अब यहाँ पे उसके बीच का जो मीडियम वो क्या हो गया? आयोनाइज हो गया, यानी कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट का मीडियम जो है, कॉन्टैक्ट के बीच का मीडियम क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। तो वहां पे एक कॉलम बन गया आयंस का, दैट इज कॉल्ड आर्क। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी बात कर रहा था इंसुलेटिंग फ्लूइड का प्रॉपर्टी, इंसुलेटिंग फ्लूइड जो है उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते थे इंसुलेटिंग फ्लूइड का प्रॉपर्टी ये है, ओके, कि अगर उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, तो क्या वो आर्क को फॉर्म करने देता? नहीं, है ना। तो यहाँ पे इंसुलेटिंग फ्लूइड का इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, आर्क यहाँ पे इनिशिएट हो गया, अब वहां पे जो है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ गया, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो वहां पे वो कैथोड से जो लिबरेट हो गया, कैथोड से निकला इलेक्ट्रॉन्स और ट्रेवल हुआ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बीच में क्या होगा? कॉलिजन होना शुरू हो जाएगा। नहीं, उस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉलिजन होना शुरू होगा। जब कॉलिजन होना शुरू हो जाएगा, ओके, तो वहां पे उस कॉलिजन के चलते क्या होगा? टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाएगा, गॉट इट। वहां पे उसके चलते आयंस कॉलिजन होगा मॉलिक्यूल्स के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, उस इंसुलेटिंग मीडियम में जो भी पार्टिकल्स हैं, ओके, एटम्स हैं, उसके साथ कॉलिजन होगा और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी रिलीज करेगा। बट बिकॉज ऑफ कॉलिजन जो है वहां पे हाई हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगा, हाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो वहां पे क्या होगा? आर्क जो है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होते रहेगा,
टेम्परेचर यानी कि हीट एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे हीट एनर्जी मेंटेन्ड है, ओके, ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आर्क कंटिन्यूअस मेंटेन्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन। आर्क इनिशिएट किसके कारण हुआ, आर्क फॉर्म किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आर्क इनिशिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आर्क फॉर्म हुआ, बट मेंटेन किसके कारण, मेंटेन उसके कारण नहीं है, मेंटेन है टेम्परेचर के कारण, मेंटेन है वहां पे जो हीट एनर्जी बिल्डअप हुआ है उस हीट एनर्जी के कारण। ओके, जो आपका हैवी करंट फ्लो कर रहा है, जैसे फॉल्ट हुआ तो वहां पे बहुत ज्यादा करंट आया, तो बहुत ज्यादा करंट आया तो उसके तो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज होगा, और वो आर्क जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर को जो है अटेन करेगा। ओके, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को अटेन करे तो उसके चलते यहाँ पे जो आयन मेंटेन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल आयोनाइजेशन, थर्मल, थर्म फॉर टेम्परेचर। ओके, आयोनाइजेशन यानी कि आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो टेम्परेचर के कारण जो वहाँ पे आयन क्या हो गया, मेंटेन हो गया। तो फाइनली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी आर्क फॉर्म हो रहा है या आर्क इनिशिएट हो रहा है, ओके, दैट इज जस्ट ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, बट इट इज मेंटेन्ड जस्ट ड्यू टू थर्मल आयोनाइजेशन, बोल सकते हैं ना हम लोग। गॉट इट। तो हम लोग बात कर लिए। ओके, अब हम लोग आए इंसुलेटिंग फ्लूइड पे आते हैं। ओके, अब इंसुलेटिंग फ्लूइड हम लोग यहाँ पे जो रखे हुए हैं एक्चुअली, ओके, वो इंसुलेटिंग फ्लूइड है क्या, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट। ओके, क्लियर है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्यों हाई होना चाहिए, नहीं, ओके ना। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, थर्मली स्टेबल भी होना चाहिए, ये भी आपको पता चल गया, नॉन इनफ्लेमेबल भी होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि वहां पे आग लगने का संभावना ज्यादा हो जाएगा। अब थर्मल कंडक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग फ्लूइड में जो है थर्मल कंडक्टिविटी बात आई। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, एनी डिटेल में। कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, कंडक्टिविटी यानी कि जिसका जितना ज्यादा कंडक्टिविटी है उतना फास्ट जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है इधर से उधर, यानी कि उतना फास्ट करंट का कंडक्शन होगा, यही है ना कंडक्टिविटी, नहीं, यही है मोबिलिटी। मोबिलिटी में हम लोग जो है कंडक्टिविटी मोबिलिटी से हम लोग प्राप्त करते हैं। मोबिलिटी बोलता है हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, वही कंडक्टिविटी हमारा होता है n इंटू क्यू इंटू म्यू। गॉट इट। ओके, तो कंडक्टिविटी यानी कि कितना फास्ट हमारा कंडक्शन हो रहा है, कितना फास्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, वही थर्मल कंडक्टिविटी बात करें। तो कंडक्टिविटी एक नॉर्मल टर्म है जहां पे इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो कर रहा है। ओके, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन सिंपल स्लोप है हमारा, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल का स्लोप, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि टेम्परेचर का स्लोप, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस, यही है ना भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो हमारा सिंपल ही था ना, डेल वाई बाई डेल एक्स। गॉट इट, नहीं, डेल वाई बाई डेल एक्स वही हमारा ग्रेडियंट था, है ना। अब हमारा जो है, सॉरी एक मिनट, चैट आपका देखने का, ओके, तो कंडक्ट वही हम लोग बात कर रहे थे ग्रेडियंट, यानी कि डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल एक्स जितना चेंज होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल वाई चेंज हुआ तो हम लोग स्लोप करते, ग्रेडियंट करते। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी जितना ज्यादा चेंजेज हुआ डेल एक्स, जितना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन में चेंजेज आ रहा है वही आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहता है कि जितना ज्यादा चेंज इन डिस्टेंस हो रहा है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जितना ज्यादा वोल्टेज चेंज होगा दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये होता है ना हमारा। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी एक्चुअली द मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास यहाँ पे हिडन टर्म, डेंसिटी बेसिकली वही है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑल ऑफ यू नो, ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, वही चार्ज डेंसिटी आ गया, तो क्या हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, बेसिक है हमारा, है ना। तो डेंसिटी एक जनरल टर्म है,
उसी तरह कंडक्टिविटी भी एक हमारा जनरल टर्म है। ओके, कंडक्टिविटी यानी कि मूव करना, फास्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मूव पॉइंट, ये मोबिलिटी का कंक्लूजन है कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि टेम्परेचर फास्ट मूव करेगा, है ना। अगर टेम्परेचर फास्ट मूव करेगा यानी कि वहां पे अगर टेम्परेचर मूव कर रहा है यानी कि टेम्परेचर आपका जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मूव करे यानी कि हीट एनर्जी आपका जा रहा है बाहर, यानी कि वो क्या होगा, कूल होगा। यही होगा ना भाई, टेम्परेचर जा रहा है यानी कि वो कूल होगा, नहीं टेम्परेचर यानी कि घट रहा है। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी इसलिए सो दैट वहां पे कंडक्टर जो इजीली कूल हो सके, टू कीप द कूलिंग प्रॉपर्टी, टू कीप द प्रॉपर्ली ओके कूलिंग ऑफ कंडक्टर, और आर्क को इंटरप्ट करने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर हमारा कंडक्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, टेम्परेचर तो जाता नहीं है, तो कौन जाता है, हीट एनर्जी जाता है। ऑल ऑफ यू नो, पोटेंशियल ग्रेडियंट के चलते चार्ज फ्लो करता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के चलते जो है आपका हीट फ्लो करता है। जब हीट जो है हाइयर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर मूव करेगा, तो जो हाइयर टेम्परेचर से हीट मूव करे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा ना, कूल होगा ना, ये होता है ना भाई, है ना। अकॉर्डिंग टू जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर ये T1 है, ये T2 है, T1 T2 से ज्यादा टेम्परेचर पे है, तो T1 से अगर हीट एनर्जी फ्लो कर रहा है T2 की तरफ, तो T1 का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, नहीं T1 का वैल्यू घटेगा। तो वहां पे इसी तरह हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट एनर्जी अगर आपका जो प्रॉपर्ली ओके यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाए तो कंडक्टर कूल होना शुरू हो जाएगा, और यही थर्मल आयोनाइजेशन के कारण ही जो है आपका आर्क मेंटेन भी है। गॉट इट, यही थर्मल आयोनाइजेशन के चलते आर्क आपका मेंटेन है। जब टेम्परेचर ही जा रहा है, जब वो कूल ही हो रहा है, तो वो आर्क को इंटरप्ट होने में क्या करेगा, मदद करेगा, नहीं। तो ये हमारे इंसुलेटिंग फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, ओके हेल्प करेगा। ये हमारे इंसुलेटिंग फ्लूइड का प्रॉपर्टी है कि इंसुलेटिंग फ्लूइड मस्ट हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी सो दैट इट हेल्प्स इन द इंटरप्शन ऑफ आर्क। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, जस्ट टेल मी, है ना। नाउ ये बोलता है इट मस्ट हैव लो डिसोसिएशन टेम्परेचर। लो डिसोसिएशन टेम्परेचर यानी कि वो जो है कम टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाए। लो डिसोसिएशन टेम्परेचर, डिसोसिएट टूटना, है ना। ओके, तो उसका पार्टिकल्स जो है टूट जाए, लो डिसोसिएशन टेम्परेचर हुआ, लो डिसोसिएशन टेम्परेचर। ओके, उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है वहां पे आप बताओ मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, अदरवाइज जो है वहां पे कोरोजन वगैरह भी होना शुरू हो जाएगा, मॉइस्चर के चलते जो है कंडक्टिविटी आना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगा ना, जो ड्राइड प्लेस है वहां पे कंडक्टिविटी लेस हो, जहाँ मॉइस्चर है वहां पे कंडक्टिविटी हाई होगा एज कम्पेयर टू ड्राई प्लेसेस। तो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, एक्सप्लोसिव नेचर का नहीं होना चाहिए, है ना। ये पता चला कि वो एक्सप्लोसिव नेचर का है, हम लोग एयर को कंप्रेस करते जा रहे हैं, कंप्रेस करते जा रहे हैं, बम नहीं, दैट में भी पॉसिबल, है ना। देन इन दैट केस वो एक्सप्लोसिव नेचर का भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये जो है ड्यूरिंग द आर्किंग, जब आर्क फॉर्म कर रहा है ओके, तो किसी तरह का कंडक्टिंग मटेरियल प्रोड्यूस ना करे, मतलब कंडक्टिव मटेरियल किसी तरह का कार्बन प्रोड्यूस ना करे, किसी तरह का कंडक्टिंग मटेरियल प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि वहां पे इंसुलेटिंग फ्लूइड होता क्या है कि जब वो डिसोसिएट होगा या आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस इंसुलेटिंग फ्लूइड का ओके अगर वो रिएक्शन करके किसी तरह का कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को रिलीज करेगा, कंडक्टिव मटेरियल को, तो वो और कंडक्टिविटी को क्या होगा, बढ़ाएगा, वो और आयंस को फॉर्म होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज ये भी है, इट शुड नॉट बी कैपेबल टू प्रोड्यूस द कार्बन और एनी कंडक्टिंग मटेरियल जस्ट ड्यूरिंग द आर्किंग। आर्क बनने समय जो है किसी तरह का भी कंडक्टिंग मटेरियल को वो रिलीज ना करे, किसी तरह का कार्बन को वो प्रोड्यूस ना करे। क्लियर है? केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए, तभी तो वो आपका रिएक्शन नहीं करेगा ना, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात एट द लास्ट वो कमर्शियली अवेलेबल होना चाहिए, है ना, कमर्शियली
अवेलेबल होना चाहिए। एट द लास्ट दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एनीथिंग कि कमर्शियली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला कि सारा प्रॉपर्टी है और वो कमर्शियली अवेलेबल है ही नहीं, तो कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। तो वो ये हुआ इंसुलेटिंग फ्लूइड का प्रॉपर्टी। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। अब ये सारा इंसुलेटिंग फ्लूइड का प्रॉपर्टी हो गया। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलेटिंग फ्लूइड? गॉट इट। वो इंसुलेटिंग फ्लूइड का एक्चुअल में फंक्शन है क्या? तो ये सारा चीज तक हम लोग बात कर ही ली। आर्क का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, ओके, आर्क को मेंटेन कौन किए हुए है, आर्क किसके बीच में बन रहा है, दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में, दोनों कॉन्टेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, इंसुलेटिंग फ्लूइड पे। तो इंसुलेटिंग फ्लूइड का यहाँ पे फंक्शन क्या है भाई, है ना। ना तो जो भी आपका इंसुलेटिंग फ्लूइड आप यूटिलाइज कर रहे हैं उस क्लोज चैम्बर में, उस इंसुलेटिंग फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या होगा? तो उसका प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देख लिए। उसका फंक्शन क्या होगा, सॉरी, उसका फंक्शन क्या होगा? तो जस्ट टू इंटरप्ट द आर्क, जो आपका आर्क प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर ओपनिंग द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट। जैसे ही सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है, इसके कारण जैसे आपका फॉल्ट करंट, आपको फॉल्ट करंट जो फ्लो कर रहा था, ओके, जैसे फॉल्ट आया तो फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट करने के लिए, फॉल्ट करंट को जो है आपका ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टैक्ट क्या हुआ, मूव किया। तो मूव किया, तो मूव करने के बाद वहां पे क्या हुआ, उसके बीच में एक आर्क का फॉर्मेशन हुआ। अब उसी आर्क को इंटरप्ट करना इंसुलेटिंग फ्लूइड का क्या है, फंक्शन है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फंक्शन of the insulating fluid present in the closed chamber of the circuit breaker. Got it? Okay, this is the one function. Okay, साथ साथ जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो फॉल्टी कंडीशन आए या एबनॉर्मल कंडीशन आए तभी उसका फंक्शन। उसका फंक्शन जब वो इंसुलेटिंग फ्लूइड है तो वो इंसुलेशन का भी काम करेगा। जिससे हमारा ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में कॉइल जो है हमारा, अगर ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है तो वो ऑयल में डूबा हुआ है ना, तो वो साथ साथ इंसुलेशन का भी काम करता है ना। गॉट इट? ओके, वो साथ साथ इंसुलेशन का भी काम करता है। देन यहाँ पे इंसुलेटिंग फ्लूइड का ये भी फंक्शन है, जस्ट टू प्रोवाइड द इंसुलेशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में इंसुलेशन को प्रोवाइड करे, और जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट और अर्थ के बीच में, ऑफकोर्स हम लोग सर्किट ब्रेकर फॉर्म करते हैं, वहां पे अर्थ का कांटेक्ट होता है। ओके, तो उस अर्थ और इलेक्ट्रोड के बीच में इंसुलेशन का काम करे, साथ साथ दोनों कांटेक्ट के बीच में जो है वो इंसुलेटिंग फ्लूइड जो है वो इंसुलेशन का काम करे। ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलेटिंग फ्लूइड। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। ओके, नाउ अब हम इतने सारे जो इंसुलेटिंग फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे इंसुलेटिंग फ्लूइड में हम लोग एयर को प्रीफर्ड करते हैं, एयर को प्रीफर्ड करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। मैक्सिमम एप्लीकेशन में एयर को प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं हाई प्रेशर पे, एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर उसको जो आप कंप्रेस करेंगे, ओके, तो जैसे आप किसी फ्लूइड को अगर कंप्रेस करते हैं, यानी कि गैस को आप कंप्रेस करते हैं, तो याद रखेंगे कंप्रेशन के कारण जो है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ना। जैसे हम लोग कंप्रेस करते हैं, दैट इज द केमिकल, हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे कंप्रेस किए, तो कंप्रेस करने के कारण जो है एयर का, अगर हम लोग एयर यूटिलाइज कर रहे हैं तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है एज कंपेयर टू, जिससे सबसे ज्यादा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, वो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। ओके, SF6 गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा गैस, उतना ज्यादा उसका जो है आपका अच्छा इंसुलेटिंग फ्लूइड होगा, उतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके सॉरी, जो इंसुलेटिंग फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इंसुलेटिंग फ्लूइड का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा मेंटेन हो। ओके, लेकिन
जब वही एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के बाद जो है SF6 गैस हो या वैक्यूम हो या ऑयल हो, उससे भी ज्यादा उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाता है। जब उससे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाता है यानी कि वो बेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है ना, बेटर इंटरप्टिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो बट है क्या, हम लोग फिर भी कंप्रेस्ड एयर को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद एक कंप्रेसर का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज टू कॉस्टली। ओके, तो हम उसके यहाँ पे SF6 गैस या ऑयल को या आपका वैक्यूम को यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना। देखा गया है कि यहाँ पे जो कंप्रेस करने के बाद जो है एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एट द नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर जो है जो भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है SF6 का, ओके, वो नॉर्मल एयर के कंपेयर में 3 टाइम्स ज्यादा होता है। लेकिन वही अगर आप कंप्रेस कर लेते हैं तो कंप्रेस कर लेते हैं और सेम प्रेशर मेंटेन करते हैं तो SF6 गैस से ज्यादा जो है compressed air का dielectric स्ट्रेंथ होता है। Okay, then I think no problem regarding the introduction of the circuit breaker. Okay, regarding the construction point of view of the circuit breaker, insulating fluid, okay, property of insulating fluid, okay, function of the insulating fluid, method of arc formation in the circuit breaker, okay, I think no problem. नहीं ना भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thank you.